संशोधन किए और 1784 में 11 वर्ष के बाद एक कानून पारित किया जिसे पिट्स इंडिया एक्ट कहा। अब कंपनी के दो काम थे, एक तो व्यापार करना और दूसरा काम था राजनीतिक शक्ति को भी नियंत्रित करना। इसलिए कंपनी में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया जो कि व्यापारिक शक्तियों पर काम करेगा। कंपनी ध्यान देगी कि कैसा व्यापार चल रहा है, कौन सा व्यापार करना है। कंपनी के व्यापारिक सभी निर्णय बोर्ड ऑफ कंट्रोल लेगा, लेकिन कंपनी के प्रशासनिक और व्यापारिक कार्यों के लिए इन्होंने पूरी तरह से संसद जो वहां से कहेगी उसके अनुसार प्रशासनिक कामों को नियंत्रित किया। तो 1784 का ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसके रूप में कानूनी रूप से कंपनी को कहा कि देखो व्यापारिक तुम अपने अनुसार करो बोर्ड ऑफ कंट्रोल से, लेकिन जो भी प्रशासनिक काम है वो हमारा गवर्नर जनरल के तहत देखा जाएगा। और पहली बार इस क्षेत्र में भारतीय क्षेत्र को ब्रिटिश क्षेत्र कहा गया। जैसे कि मैंने प्रारंभ में अपनी कहानी में कहा कि कंपनी के माध्यम से वहां की संसद धीमे धीमे कंपनी की राजनीतिक शक्ति को अपने कब्जे में करती है, तो जो कंपनी ने क्षेत्र भारत में हथियाए थे अब उसको वो भारतीय क्षेत्र नहीं कह रहा है, अब वो ब्रिटिश क्षेत्र कह रहा है। इनडायरेक्टली इन शब्दों का तात्पर्य यह हुआ कि संसद कहीं ना कहीं ये बताना चाह रही है ब्रिटेन की कि अब वो ब्रिटिश के क्षेत्र हैं, वो कंपनी भले ही वहां पर काम कर रही है लेकिन वह ब्रिटेन की महारानी के अधीन है इनडायरेक्टली। अब कहानी आती है 1813 का चार्टर एक्ट। अब 1813 के दौरान दुनिया थोड़ी बदल गई थी क्योंकि औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप पूरे इंग्लैंड में बड़ी मात्रा में उत्पादन प्रारंभ होने शुरू हो गए थे। अब बाकी की कंपनियां जो इंग्लैंड की थी वो भी कहती थी कि भाई हमें भी तो भारत में व्यापार करने का मौका दीजिए। जब वहां के ब्रिटेन की संसद पर दबाव बढ़ा तो इस कंपनी ने, इस ब्रिटेन की संसद ने जो पुरानी कंपनी भारत में आई थी इसके कई एकाधिकार को खत्म किए। इसके कुछ जगह एकाधिकार रहने दिए गए, बाकी सब जगह एकाधिकार को खत्म कर दिया गया। 1813 के माध्यम से इन्होंने भारत का अध्ययन करने के लिए और भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए 1813 में मिशनरियों को आने की अनुमति दी। 1813 में जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार थे सब खत्म कर दिए गए, दो एकाधिकारों को छोड़कर। एक तो चाय के साथ जो व्यापार होता था कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, उस पर अभी भी उसी का एक राज था। कोई भी इंग्लैंड की कंपनी उसके साथ कंपटीशन नहीं कर सकती थी क्योंकि महारानी ने किसी दूसरी कंपनी को भारत में चाय के व्यापार में जोड़ा ही नहीं। चीन के साथ जो व्यापार होता था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उस व्यापार में भी उन्हीं के एकाधिकार रहे। बाकी सभी मामलों में अब ब्रिटेन की संसद ने वहां की अन्य कंपनियों को भी भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी। तो 1813 में जहां पर कुछ जगह पर एकाधिकार हैं, बाकी सब एकाधिकार खत्म कर दिए गए। 1813 में मिशनरियों की भी अनुमति मिल गई। चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता। भारत के ब्रिटिश क्षेत्र में विज्ञान और साहित्य के विकास के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए कंपनी खर्च करेगी। क्या 1 लाख रुपए कंपनी ब्रिटेन से लाकर खर्च करेगी? जी नहीं। कंपनी जितना राजस्व, जितना रेवेन्यू, जितना पैसा भारत से कमा रही थी उसमें से 1 लाख रुपए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। वो भारत के अध्ययन के लिए और यहाँ के लोगों की परंपराओं को जानने समझने, यहाँ के विज्ञान और साहित्य को बेहतर तरीके से समझने के लिए खर्च करेगी ताकि यहां की कानून व्यवस्था को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। तो 1773 में पहली बार कंपनी को कहा कि अब प्रशासनिक व्यवस्था हमारे अनुसार चलाओगे। गवर्नर जनरल का पद बनाया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में दोनों के काम को अलग अलग किया। कंपनी से कहा कि दो काम कर रहे हो तुम, एक राजनीतिक और व्यापारिक। व्यापारिक बोर्ड ऑफ कंट्रोल से होगा, लेकिन जो भी प्रशासनिक काम है वो गवर्नर जनरल के माध्यम से होगा। साथ ही साथ 1813 के इस कानून में कंपनी को अब एक तरीके से नियंत्रित करते हुए कई कंपनियों को मौका दिया गया इंग्लैंड के। फिर आते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। अब यहां से चार्टर एक्ट आया और 1813 में पहली बार पूरे के पूरे कंपनी के जितने प्रशासनिक क्षेत्र थे, राजनीतिक क्षेत्र जो कंपनी ने भारत में हड़प लिए थे, प्राप्त कर लिए थे, जीत लिए थे, उन्हें अब भारत का क्षेत्र वो भी ब्रिटेन के अंडर माना गया। कंपनी का पूरा एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। 1833 के इस कानून में जो ब्रिटेन, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, अब उन्हें भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इनडायरेक्टली पूरे क्षेत्र पर एक तरीके से ब्रिटेन की संसद ने कब्जा कर लिया। अप्रत्यक्ष रूप से भारत अब उसके कब्जे में था, अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि अभी भी कंपनी की कुछ न कुछ भूमिका थी। कंपनी का एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हुआ। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। कानून बनाने की शक्ति अब गवर्नर जनरल को दी गई। यहां पर प्रशासनिक मामलों में केंद्रीयकरण, मतलब अधिकतर जगह पर पूरी तरह से गवर्नर जनरल को बहुत शक्तिशाली बनाया गया। भारतीयों के साथ धर्म, जाति, रंग, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा 1833 के कानून में कहा गया। 20-20 वर्ष के ये कानून है। 1773, 1793 भी आप कह सकते हैं, फिर 1813, फिर 1833, अब 1853।
1853 में ये जो 20-20 साल की मियाद होती थी, इस 20-20 साल की जगह लिख दिया कि कभी भी ब्रिटेन की संसद इस कंपनी से पूरी की पूरे कानून को या पूरे के पूरे भारत के क्षेत्र को अपने कब्जे में ले सकती है, कभी भी। कोई निश्चित तारीख नहीं बताई। 1853 में बस एक ही चीज हुई थी कि पूरी तरह से कह दिया गया कि अब कभी भी हमारे कंट्रोल में हम ले सकते हैं। 1857 की क्रांति में जब वहां से सेना भेजी गई थी तो उस इंग्लैंड की सेना ने ही भारत में इन क्षेत्रों को जो कि ब्रिटेन की कंपनी ने प्राप्त करके रखे थे बचाने में मदद की, और इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा कि अब तुम केवल व्यापार पर गौर करो, पूरे भारत का शासन व्यवस्था अब हमारी संसद संभालेगी। और इस तरीके से भारत अब डायरेक्टली ब्रिटेन की संसद के अंडर में, महारानी के अंडर में आ गया और भारत वास्तविक रूप में अब पूरी तरह से ब्रिटेन का उपनिवेश गुलाम बन गया। 1858 में कहा गया कि गवर्नर जनरल को अब हम वाइस राय कहेंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर खत्म कर दिए गए जो कि कंपनी के प्रशासनिक और व्यापारिक काम देखते थे, बल्कि उसकी जगह पर संसद में, ब्रिटेन की संसद में एक सचिव पद बनाया गया और यहां पर एक तरीके से वाइस राय का पद, ये मंत्री और सेक्रेटरी जैसे होते वैसा ही है। तो वो जो वहां सचिव है वो मंत्री है जिसको भारत की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और वो किसकी मदद से काम कर रहा है? भारत के वाइसराय की मदद से। वाइसराय भारत का प्रशासनिक सर्व प्रमुख माना जाएगा। भारत के सचिव का पद बनाया गया। सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की परिषद आई। अब 1861 का परिषद कानून आता है। 1861 के